तो मेरे बच्चों, कथम सन्ति, सम्यक सन्ति वा? नमो नमः सर्वेभ्यः। मी नवजोय टीचर, मी योर सीनियर। तो शुरू करते गाइस। तो मेरे बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट आज का टॉपिक जो कि है संस्कृत साहित्य, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ बच्चों का सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इस तक जाने तक भी ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि आपका स्टार्टिंग से ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और जिनका नहीं भी हुआ है वो भी अब भी टाइम है, कर लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि संस्कृत साहित्य जो है वो हमारे यूजी के सिलेबस में और वैसे भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है जब हम संस्कृत भाषा पढ़ रहे होते हैं उसके अंतर्गत। अस्तु, तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली पूरा विभाजन देखने वाले हैं हमारे संस्कृत साहित्य का, जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेमेस्टर या ईयर के लिए नहीं होने वाला है। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में करके हर किसी सेमेस्टर में, हर किसी ईयर में आ ही जाता है। ओके, तो अगर आप इसका बेसिक समझ लोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, एंड यू विल बी फाइंडिंग दिस वीडियो इन एवरी प्लेलिस्ट जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड आ रखा है, उसमें आपको ये वीडियो जरूर मिलेगी। ओके, तो अब हम बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा डाइव मारते हैं अपने आज के टॉपिक में और संस्कृत साहित्य को सीखते हैं बिल्कुल डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, संस्कृत साहित्य का जो विभाजन है वो बिल्कुल हम स्टार्टिंग से देखेंगे। ठीक है, दो हिस्सों में बढ़ता है। ठीक है, पहला है वैदिक, ठीक है, दूसरा है लौकिक। देखो, इस तरीके से ऐसे फ्लो चार्ट टाइप का बना करना बहुत इजीली और बहुत अच्छे से याद रहता है। अगर आप ऐसे याद करते हो ना तो आपके दिमाग में जो इमेज फीडेड होती है उससे आपको पेपर के टाइम पे भी ये याद आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप कोई भी चीज याद करोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, तो आई कैन बेट ऑन दिस कि ये तो वन ऑफ द बेस्ट तरीका है किसी भी चीज को याद करने का। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, वैदिक से यहाँ पर अर्थ है वैदिक काल से, यानी कि वेदों का काल, जब वेद बने थे। लौकिक काल से अर्थ है जो कि वैदिक काल के बाद आता है। अभी कौन सा काल चल रहा है? अभी चल रहा है आधुनिक काल। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि अभी तो आधुनिक काल चल रहा है तो हम आधुनिक काल क्यों नहीं देख रहे? क्यों? क्योंकि आधुनिक काल में वैसा विभाजन देखने को नहीं मिलता है जैसा कि वैदिक काल में और लौकिक काल में हमें देखने को मिलता है। अस्तु, तो देखो, संस्कृत साहित्य का जो उद्भव हुआ है, अब ये उद्भव शब्द का क्या अर्थ है? उद्भव शब्द का अर्थ है उत्पत्ति, और ये ना आपको सिलेबस में भी देखने को बहुत जगह मिलेगा, और जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो क्वेश्चन में भी ये कई बार आ जाता है कि संस्कृत साहित्य का या फिर किसी भी टॉपिक का उद्भव और विकास बताइए। ठीक है, तो ये तो आपको हर टॉपिक का सीखना ही है, मैं सिखाऊंगी, उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन आपको भी साथ ही साथ याद करना है। ओके, तो वैदिक काल में देखो क्या क्या चीजें थी। पहली चीज है संहिता, ठीक है, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक, चौथा है उपनिषद। ठीक है, अब देखो इनको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि आपको इनका बेसिक पता हो। संहिता में क्या आता है, इससे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि संहिता होता क्या है। कि संहिता में आते हैं हमारे 4 वेद। ठीक है, अब देखो चारों वेद जब लिखे जाते हैं ना, इनके नाम तो एक ऑर्डर में लिखे जाते हैं, और यूजुअली लोगों को गलत ऑर्डर याद होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि संस्कृत के हिसाब से क्या सही ऑर्डर होता है। पहले आता है ऋग्वेद, ठीक है, दूसरे पे आता है यजुर्वेद, ठीक है, तीसरे पे आता है सामवेद, अस्तु, और चौथे पे आता है अथर्ववेद। अब देखो इनके नाम आप याद कर लेना। अब इनका भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ऋग्वेद में बेसिकली भगवान की, यानी कि ईश्वर की स्तुति के बारे में मंत्र दिए गए हैं। यजुर्वेद में यज्ञ अथवा कर्मकांड से संबंधित मंत्र प्राप्त होते हैं। सामवेद में हमें संगीत, वाद्य यंत्र, इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। अथर्ववेद में देखो जो सबसे ज्यादा हम सुनते हैं वो ये होता है कि इसमें जादू टोने से संबंधित इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। लेकिन अथर्ववेद में आयुर्वेद भी आता है, समझे?
तो केवल जादू टोना नहीं हो रहा भाई साहब, यहाँ पर बहुत ज्ञान की बात की जा रही है। अब हम आ जाते हैं आगे। तो अब आपको पता चल गया कि इन चारों को मिलाकर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को मिलाकर, ठीक है, इन चारों वेदों को मिलाकर बनता है संहिता अस्तु। यानी कि इन सब के जो मंत्र होते हैं, श्लोक होते हैं, उन सब का जब संगठन कर दिया जाता है तो उसे संहिता कहते हैं। अस्तु, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रंथ है बेसिकली ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में जैसे कि हमें यहाँ पर यजुर्वेद में बताया कि यज्ञों से रिलेटेड, कर्मकांड से रिलेटेड यहाँ पर हमें इसमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, सेम वैसा ही ब्राह्मण ग्रंथ में होता है। अब देखो इसी में यहाँ पर जो हमारा शब्द है आरण्य, उसमें आरण्य दे रखा है। तो अरण्य का अर्थ होता है वन। तो जिनकी वन में उत्पत्ति हुई है उन ग्रंथों को आरण्य ग्रंथ कहा जाता है। तो इसमें भी हमें अत्यंत दार्शनिक बातें और इंफॉर्मेटिव चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसमें हमें काफी ज्यादा दार्शनिक इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। अब देखो हम आ जाते हैं उपनिषद पे। उपनिषद जो हमारे होते हैं उनकी जो काउंटिंग मानी जाती है वो 108 मानी जाती है। ठीक है, लेकिन जो मुख्य माने जाते हैं वो माने जाते हैं केवल 13। ठीक, इसकी विषय वस्तु में आ जाते हैं आत्मा से रिलेटेड बातें, परमात्मा, ब्रह्मांड का ज्ञान, इन सब से रिलेटेड बातें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये मैं हटा देती हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखो उपनिषदों का ना एक और नाम भी है, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या बनेगा, वेदों का अंत। ठीक है, लेकिन एक और चीज है जो कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत आती है, वो है वेदांग। अब वेदांग क्या होते हैं भाई, देखो वेदांग होते हैं वेदों के अंग। जो हमारा उपनिषद है वो वेदांत है, वेदों का अंत, लेकिन जो वेदांग है वो वेदों का अंग है। तो देखो वेदों के अंग 6 माने गए हैं। ओके, अब ये 6 अंग है कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, ये हो गए हमारे वेदों के 6 अंग। अब हम इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें इससे ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। हमारा मेन टॉपिक वैदिक काल के साहित्य को समझना है। अस्तु, ये 5 चीजें आती हैं हमारे वैदिक संस्कृत साहित्य में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में क्या आता है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं बिल्कुल एक फ्रेश पेज। यहाँ का मैं ये सब कुछ हटा देती हूँ, क्योंकि इसका जो डिवीजन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आपने एक बार याद कर लिया तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। लाइफ एज इन संस्कृत साहित्य का टॉपिक सॉर्टेड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखो अब हमारा जो लौकिक साहित्य है वो मेनली डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में। एक को हम यहाँ ले आते हैं और एक को हम यहीं रखते हैं। ठीक है, इसके पास हम एक बॉक्स बना देते हैं कि इसको हम नहीं देख रहे हैं। ला ला ला। ओके, तो यहाँ पर जो ये हमारा लौकिक साहित्य है, एक तो श्रव्य काव्य आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, श्रव्य काव्य, और दूसरा होता है दृश्य काव्य। अब देखो जैसा कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, मतलब इनके नाम से ही पता चल रहा है कि श्रव्य काव्य यानी कि जो कि सुनने के लिए होता है, दृश्य काव्य यानी कि जो देखने के लिए होता है। श्रव्य काव्य को आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। ठीक है, दृश्य काव्य को आप देख सकते हो, सुन सकते हो और फील कर सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले कि हम श्रव्य काव्य देखें हम दृश्य काव्य देखते हैं, क्योंकि इट इज वेरी छोटा, स्मॉल, छोटू सा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है रूपक। ठीक है, रूपक को हम नाट्य भी कहते हैं। माइंड इट, नाट्य एंड नाटक 2 अलग अलग चीजें हैं। कैसे, रूपक का सिनोनिम नाट्य है, लेकिन रूपक के 10 भेद होते हैं, 10। ठीक है, उन 10 में से एक भेद जो है वो नाटक है। तो बेसिकली जो हम इसमें सीखते हैं वो हम नाटक ही सीखते हैं, तो हम इसमें यहाँ पर नाटक ही रखते हैं अभी के लिए। बाकी रूपक के वैसे 10 भेद होते हैं, लेकिन वो हमारे इतने डिटेल में हमको पढ़ने नहीं पड़ते अकॉर्डिंग टू यूजी सिलेबस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने बड़े
वाले पार्ट पे, जो कि है श्रव्य काव्य का विभाजन। जो हमारा श्रव्य काव्य है वो बढ़ता है 3 हिस्सों में, ठीक है। पहला पद्य, दूसरा गद्य और तीसरा चंपू। अब देखो इसका मजाक मत उड़ाना इस बेचारे का, ओके। क्यों? क्योंकि इसका एक और नाम है, तो आप उसे ये भी बुला सकते हो चंपू बुलाने की जगह। तो इसका नाम मिश्रित काव्य भी है। तो ये हो गया पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू अथवा मिश्रित काव्य, ओके। अब देखो, पद्य वो होते हैं जिनमें छंदों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। गद्य वो होते हैं जो छंद रहित होते हैं, ओके। चंपू काव्य वो होते हैं जो कि इन दोनों का मिश्रण होता है। अब देखो, पद्य काव्य और गद्य काव्य में भी अंदर और विभाजन होता है, ठीक है। तो हम पहले पद्य काव्य का देखते हैं। तो इसका विभाजन होता है 2 भागों में, ठीक। एक हो गया महाकाव्य, ठीक है। दूसरा हो गया खंड काव्य। अस्तु। अब देखो, महाकाव्य के कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे कि इसमें 11 सर्ग होने जरूरी है। सर्ग यानी कि चैप्टर्स बेसिकली, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझें, ठीक है। इसका नायक किस प्रकार का होता है वो देखना बहुत जरूरी है। ये इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ इसमें रूल्स आते हैं। महाकाव्य के कुछ एग्जाम्पल्स देखो, आपको उसी से समझ में आ जाएगा। रामायण, ठीक है, महाभारत, ठीक, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी देखो, अभी मैं ना आपको ऊपर से बता रही हूँ, ठीक। जब हम इनका अलग अलग पढ़ेंगे तो हम ध्यान से देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। अभी आपको बस ये विभाजन समझना है, ठीक है। तो महाकाव्य को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये पूर्ण काव्य है, ठीक। इसका ये सिनोनिम नहीं है, लेकिन हम इसे समझने के लिए ये देख रहे हैं कि एक पूर्ण काव्य है। अब देखो, खंड काव्य क्या है। जैसे कि महाकाव्य पूर्ण काव्य है, तो इसमें से कोई भी एक छोटी सी स्टोरी ले ली। जैसे कि रामायण में अलग अलग कांड है, तो जैसे कि सुंदर कांड ले लिया और उसका हमने अलग एक काव्य बना दिया, तो वो आता है खंड काव्य के अंतर्गत। रघुवंशम, ठीक है, रघुवंश के ऊपर है बेसिकली, तो राम जी का जो वंश था उसके ऊपर है ये, ठीक है। मेघदूतम। अब ये जब आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो इनमें से आप काफी कुछ तो पढ़ोगे, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। लेकिन द थिंग इज दैट कि हमारे सिलेबस में एक छोटा सा मिस्टेक है कि वो हमें पहले बेसिक सिखाने की बजाय हमें सीधा स्टार्ट करवा देता है कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक। तो उसकी वजह से हमारा बेसिक क्लियर नहीं हो पाता बहुत टाइम तक। तो इसलिए व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन इज दैट कि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो। आपको जो मुझे समस्या आई या मेरे बैचमेट्स को या फिर मेरे सीनियर्स को किसी को भी समस्या आई, वो आपको ना आए। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं और देखते हैं गद्य काव्य का विभाजन कैसे होता है। तो गद्य काव्य का भी विभाजन 2 हिस्सों में होता है, ठीक। पहला है कथा, ओके। दूसरा है आख्यायिका, आख्यायिका, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो, इसको समझो। हम अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो हमारी कथा होती है वो होती है हमारे कवि की इमेजिनेशन पे बेस्ड। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे पंचतंत्र की कहानियां, तो वो बेसिकली इमेजिनेशन पे बेस्ड होती थी ना। तो वैसे ही कथा हमारी जो होती है वो इमेजिनरी होती है, ठीक है, हमारे कवि की इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है। और आख्यायिका जो होती है वो इसका ऑपोजिट होती है, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं तो ऐतिहासिक तथ्यों पर रचित होती है। अस्तु, तो ये हो गया हमारा इसका विभाजन। श्रव्य काव्य का भी देख लिया हमने, दृश्य काव्य का भी देख लिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो काइंडली रिपीट कर लेना, क्योंकि ये चीज इज द बेसिक ऑफ संस्कृत साहित्य और साहित्य इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ संस्कृत, ठीक है। तो हाँ, इसी के साथ हमारा संस्कृत साहित्य का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। और ये जो वीडियो है ये सभी सेमेस्टर 3 ईयर्स के लिए है, जिसमें भी साहित्य हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चंस कैसे आंसर करने होते हैं ना, उसका क्या फॉर्मेट होता है, जब मैं बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये हमें पता होना बहुत आवश्यक है। ओके, तो आज के लिए हमारा संस्कृत साहित्य का यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अभी तक के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट, वी ट्राई टू सॉल्व देम ऑल। और हाँ,
आज के लिए केवल इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः, पुनः मिलामः।